हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योति एजुकेशन फैक्ट्स एंड स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ केमिस्ट्री से। और ये हम बताने वाले हैं आपको बोर के परमाणु मॉडल का वर्णन कीजिए तथा सीमाएं भी लिखिए उसकी। और ये मैं आपको एक मॉडल से बताने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है और है भी आप लोगों के लिए। बोर का परमाणु मॉडल किस पर आधारित है, कैसे क्या करते हैं इसमें, तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझने की ज़रूरत है। सो चलिए बिना देर करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए क्या है। बोर के परमाणु मॉडल का वर्णन कीजिए तथा इसकी सीमाएं भी लिखिए। तो इस वीडियो में आपको उसके बोर का परमाणु मॉडल का पूरा वर्णन बताऊंगी और उसकी सीमाएं भी बताऊंगी। तो बोर का परमाणु मॉडल यह है प्लांक के क्वांटम सिद्धांत, प्लांक क्वांटम थ्योरी पर आधारित है। यह रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में पाए जाने वाले दोषों को दूर करता है और परमाणु में स्थायित्व व उसके रैखिक स्पेक्ट्रम की व्याख्या करता है। नील बोर 1913 ने परमाणु संरचना के संबंध में निम्नलिखित अभिकल्पनाएं प्रस्तुत की हैं। नंबर 1 देखते हैं इसके। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किसी विशेष वृत्तीय कक्ष के बिना ऊर्जा का उत्सर्जन किए चक्कर लगाते रहते हैं। इन कक्षों को स्थायी कक्षा कहते हैं। सेकंड देखते हैं। नाभिक के चारों ओर अनेक वृत्तीय कक्षाएं संभव हैं, परंतु इलेक्ट्रॉन इन सभी संभव कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन केवल उसी कक्षा में चक्कर लगाते हैं जिसमें उसका कोणीय संवेग h/2 का गुणित होता है। यदि m द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन r त्रिज्या वाली कक्षा में v वेग से घूमता है तो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग m v r इक्वल nh/2, जहाँ h प्लांक नियतांक है। यहाँ पर h जो है वो क्या है, प्लांक नियतांक है। तो ये रहा उसका थोड़ा सा डायग्राम। तो डायग्राम में क्या है, जी इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं और यहाँ पर v है और जी हमारी r यानी त्रिज्या है नाभिक में। n स्थायी कक्षा की क्रम संख्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। n इक्वल 1 2 3 ... या KLMN ... हो सकती है। यदि किसी इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2 है तो वह परमाणु के कोश में चक्कर लगाता है। इसी प्रकार यदि किसी इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग 2h/2 अर्थात h/π है तो वह परमाणु के एल कोश ब्रैकेट में n इक्वल 2 में चक्कर लगाता है। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। प्रत्येक स्थायी कक्षा की एक निश्चित ऊर्जा होती है, इसलिए इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर एनर्जी लेव्स भी कहते हैं। जैसे जैसे मुख्य क्वांटम संख्या n का मान बढ़ता है वैसे वैसे स्थायी कक्षा की त्रिज्या r और उसकी ऊर्जा E का मान बढ़ता जाता है। जब इन इलेक्ट्रॉन एक निश्चित ऊर्जा वाली स्थायी कक्षा में घूमता रहता है तो वह ऊर्जा का शोषण या उत्सर्जन नहीं कर सकता। जैसे कि ये डायग्राम है, इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। ये कक्षा n हो गई है आपकी, ये m कक्षा है, ये l कक्षा और ये k कक्षा है।
और जो हमारी के कक्षा में ऊर्जा अवशोषित हो रही है यानी इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर ये कौन सी कक्षा है आपकी? एल कक्षा। एल कक्षा में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है। पॉइंट नंबर 4, जब कोई इलेक्ट्रॉन एक स्थायी कक्षा ऊर्जा स्तर से दूसरी स्थायी कक्षा ऊर्जा स्तर में कूदता है तो दोनों ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा का अंतर डेल्टा ई ब्रैकेट में एक विकर्ण के रूप में अवशोषित या उत्सर्जित होता है। इस विकर्ण की आवृत्ति या तरंग दैर्घ्य लैम्ब्डा का मान निम्नलिखित समीकरण से निकाल सकते हैं। E2 माइनस E1 इक्वल डेल्टा E इक्वल HV इक्वल HC अपॉन लैम्ब्डा। जब इलेक्ट्रॉन एक न्यू ऊर्जा E1 के स्तर से एक उच्च ऊर्जा E2 के स्तर में कूदता है तो परमाणु द्वारा डेल्टा ई ऊर्जा अवशोषित होती है। इसके विपरीत यदि इलेक्ट्रॉन एक उच्च ऊर्जा E2 स्तर से एक न्यू ऊर्जा E1 के स्तर में कूदता है तो ऊर्जा विकर्ण के रूप में परमाणु द्वारा उत्सर्जित होती है। तो इस समीकरण के द्वारा हम निकाल सकते हैं। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप प्राप्त स्पेक्ट्रम में निश्चित आवृत्ति की रेखाएं उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार यह मॉडल परमाणु के रैखिक स्पेक्ट्रम की व्याख्या करता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन हमेशा निम्नतम ऊर्जा वाली कक्षाओं में रहते हैं। इस अवस्था को परमाणु की आद्यावस्था कहते हैं। बाहर से ऊर्जा देने वाले इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर अधिक ऊर्जा वाली कक्षाओं में कूद जाते हैं। परमाणु की इस अवस्था को उत्तेजित अवस्था कहते हैं। परमाणु को बाहर से बहुत अधिक ऊर्जा देने पर इलेक्ट्रॉन परमाणु को छोड़कर उससे बाहर निकल जाते हैं और घनायन प्राप्त होते हैं। बोर के परमाणु मॉडल की सीमाएं। अब सीमाएं इसकी देख लेते हैं बस। बोर का परमाणु मॉडल केवल उन परमाणुओं और आयनों के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करता है जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे H परमाणु, He+ और Li2+ आयन। यह उन निकायों सिस्टम की व्याख्या नहीं करता जिसमें एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे NO, Cl आदि। बोर के सिद्धांत द्वारा जमीन प्रभाव और स्टार्क प्रभाव की व्याख्या नहीं की जा सकती है। जिस वस्तु से विकर्ण का उत्सर्जन हो रहा है उस वस्तु को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर इसकी स्पेक्ट्रम रेखाएं विभक्त हो जाती हैं। इस प्रकार स्पेक्ट्रम रेखाओं का चुंबकीय क्षेत्र में विभक्त होना जमीन प्रभाव कहलाता है। इसी प्रकार वैद्युत क्षेत्र में स्पेक्ट्रम रेखा का अविभक्त होना स्टार्क प्रभाव कहलाता है। यह हाइड्रोजन परमाणु के सूक्ष्म स्पेक्ट्रम की संरचना की व्याख्या नहीं करता है। साधारण स्पेक्ट्रम कोश से H परमाणु के स्पेक्ट्रम का अध्ययन इससे किया जा सकता है। उच्च विभेदन क्षमता वाले स्पेक्ट्रम कोप द्वारा H परमाणु के स्पेक्ट्रम का अध्ययन H परमाणु के सूक्ष्म स्पेक्ट्रम होते हैं। ये है इसका। जब हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम का अध्ययन उच्च विभेदन क्षमता वाले स्पेक्ट्रम से करते हैं तो यह पाया जाता है कि प्रत्येक एकल रेखा वास्तव में कई सूक्ष्म रेखाओं से मिलकर बनी है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में एक सूक्ष्म रेखाओं को हाइड्रोजन परमाणु की सूक्ष्म स्पेक्ट्रम कहते हैं। बोर का परमाणु मॉडल इसकी व्याख्या नहीं कर सकता है।
बोर का परमाणु मॉडल हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के विरुद्ध है। तो ये था हमारा बोर का परमाणु मॉडल। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। अगर नहीं आया तो 1 से 2 बार आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिएगा, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा।